Hello student, welcome to our channel Learning Zoology with AC. I am Dr. Aruna Chakravarti, Associate Professor of Zoology, Government Dungar College, बीकानेर. स्टूडेंट्स, आज हम BSc पार्ट फर्स्ट के पेपर थर्ड सेल बायोलॉजी के अंतर्गत लाइसोसोम के बारे में बात करेंगे. लाइसोसोम ये कोशिका द्रव्य में उपस्थित छोटे झिल्ली युक्त गोल कायों के रूप में उपस्थित रचनाएं होती हैं जिनमें पाचन में सहायक एंजाइम्स पाए जाते हैं. ये लगभग समस्त एनिमल सेल में तथा कुछ वनस्पति सेल में उपस्थित होते हैं. लाइसोसोम की खोज सर्वप्रथम सेलुलर ऑर्गेनिज्म के रूप में डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने 1995 में की थी. इन्हें चूहे की लिवर सेल्स में बाइल कैनालिकुली के चारों ओर एकत्रित देखा गया था, इसलिए इन्हें आरंभ में पेरी कैनालिकुलर डेंस बॉडीज कहा गया. मेटाइले ने 1969 में प्लांट सेल्स में लाइसोसोम मेम्ब्रेन युक्त सेलुलर बॉडी होती है बताया, जिनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स उपस्थित होते हैं. गाहन ने 1972 में प्लांट सेल में उपस्थित झिल्ली युक्त संग्रहित कणिकाओं को लाइसोसोम कहा, जिनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स उपस्थित रहते हैं. इसके यदि हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो लाइसोसोम जो है सामान्यतः मैमल्स की आरबीसी सेल्स, रेड ब्लड कार्पस्कल्स एवं कुछ प्लांट सेल्स को छोड़कर अन्य सभी सेल्स में उपस्थित होते हैं. सीक्रेटरी नेचर की सेल्स जैसे लिवर, पैनक्रियास, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कार्पस्कल्स, स्प्लीन और किडनी सेल्स में लाइसोसोम जो होते हैं गोलाकार आकृति के होते हैं. प्लांट की रूट की जो मेरिस्मेटिक सेल्स में ये इरेगुलर आकार के होते हैं. सामान्यतः ये आकार में 0.2 से 8 म्यू तक होते हैं. कुछ सेल्स जैसे रीनल ट्यूब्यूल्स में ये 5 म्यू तक लंबे होते हैं. डब्ल्यूबीसी में इनका साइज जो होता है सबसे बड़ा होता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइसोसोम के शेप एंड स्ट्रक्चर के बारे में. तो ये गोलाकार आकृति की रचनाएं होती हैं जो कि लाइपोप्रोटीन की बनी हुई होती हैं, झिल्ली से घिरी हुई होती हैं. इसका रासायनिक संगठन यदि हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन के समान होता है. 2 स्तरीय जो होती हैं लिपिड और 2 प्रोटीन भित्तियों की बनी हुई होती हैं, द्विस्तरीय होती हैं. लाइसोसोम के अंदर एक डेंस ग्रैन्युलर होमोजीनस जो होता है वैक्यूलेटेड सब्सटेंस जो होता है भरा रहता है, जिसमें कि एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम्स की प्रचुर मात्रा पाई जाती है. लिवर सेल्स में लाइसोसोम में फेरिटीन ग्रेन्यूल्स जो होते हैं पाए जाते हैं. इसकी यदि केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो लाइसोसोम जो होते हैं अभी तक इसमें 40 जो होते हैं विभिन्न एंजाइम देखे जा चुके हैं. ये सभी जो होते हैं हाइड्रोलाइटिक या जल अपघटनी नेचर के होते हैं. इन सभी में एसिड फॉस्फेटेज सबसे प्रमुख होता है. कुछ अन्य एंजाइम जैसे मुख्य बीटा ग्लूकोरिडीन है ना, अन्य एंजाइम जो होते हैं बीटा ग्लूकोरिनिडेज जो होते हैं पाए जाते हैं. बीटा गैलेक्टोसाइडेज पाए जाते हैं. अल्फा ग्लूकोसिडेज पाए जाते हैं. कैथेप्सिन पाई जाती है. डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस पाए जाते हैं और राइबो न्यूक्लियस पाए जाते हैं. लाइसोसोम जो होता है एक पॉलीमॉर्फिक ऑर्गन होता है, बहुरूपी ऑर्गन होता है, ऑर्गेनेल होता है जिसकी विभिन्न अवस्थाओं में विविधता पाई जाती है. वेरिएशंस जो होते हैं इनमें पाए जाते हैं. विभिन्न प्रकार की सेल्स में एक ही प्रकार की कोशिकाओं में विभिन्न समय में निम्न प्रकार के लाइसोसोम्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं.
सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी लाइसोसोम या प्राथमिक लाइसोसोम। तो नवनिर्मित लाइसोसोम को हम कहते हैं प्राथमिक लाइसोसोम कहते हैं। ये एक छोटी रचना होती है जिसके एंजाइम का सिंथेसिस जो होता है राइबोसोम्स द्वारा होता है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है तथा गोल्जी बॉडी के रीजन में प्रवेश करते हैं। इस क्षेत्र में एसिड फॉस्फेटेज क्रिया होती है। प्राथमिक लाइसोसोम में एक ही प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं और ये एंजाइम प्राथमिक लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक क्रिया नहीं करते हैं, जल अपघटनी क्रिया जो होती है वो नहीं करते हैं। तो प्राइमरी लाइसोसोम जो होता है, जो कि स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर इनक्लोजिंग एंजाइम्स synthesized by the rough endoplasmic reticulum, simply called as storage granules storing enzymes. नेक्स्ट जो है सेकेंडरी लाइसोसोम या द्वितीयक लाइसोसोम। ये रचनाएं जो होती हैं सेल मेम्ब्रेन द्वारा बाहरी पदार्थों के अंतर्ग्रहण से बनते हैं। ये पदार्थ जो होते हैं फैगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस विधि द्वारा अंदर ग्रहण किए जाते हैं। ये जो होते हैं इंजेस्टेड ग्रेन्यूल्स जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन से व्युत्पन्न भागों द्वारा घिरकर वेसिकल का निर्माण करते हैं। इनको हम कहते हैं फैगोसोम्स या पिनोसोम्स कहते हैं। इस प्रकार बाहर से पदार्थों को ग्रहण करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। फैगोसोम्स या पिनोसोम्स जो होते हैं प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फ्यूज होकर सेकेंडरी लाइसोसोम का निर्माण करते हैं और लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम से अंतर्ग्रहित पदार्थ का धीरे धीरे पाचन होने लगता है। पाचन के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ सेकेंडरी लाइसोसोम से साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेसिडुअल बॉडी, अवशिष्ट काय। तो सेकेंडरी लाइसोसोम में डाइजेस्टिव सब्सटेंस जो होते हैं पचित पदार्थ के विसरण के पश्चात उपस्थित शेष पदार्थ जो होते हैं वो युक्त रचना को हम क्या कहते हैं, रेसिडुअल बॉडी कहते हैं। इस प्रकार जो होते हैं रेसिडुअल बॉडी में अपचित पदार्थ भरा रहता है। ये पदार्थ जो होते हैं अवशिष्ट बॉडी से सेल मेम्ब्रेन द्वारा सेल से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इस क्रिया को हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। कभी कभी लाइसोसोम एंजाइम्स के अभाव से सेल में ऐसे अवशिष्ट पदार्थों का अत्यधिक एकत्रीकरण हो जाता है जिससे अनेक रोग होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑटोफेजिक वैक्यूल। तो ये एक विशेष प्रकार के लाइसोसोम होते हैं। इनमें उन्हीं कोशिकाओं के अवयव पाचन अवस्था में पाए जाते हैं जिनके अंदर ये स्थित होते हैं। इसमें जो होता है ऑटोफेगी या स्वतः भोजिता की क्रिया द्वारा सेल के अवयव जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पाचन होता है। तो इस प्रकार के लाइसोसोम प्रायः विशेष प्रकार के शरीर क्रियात्मक अवस्थाओं तथा रोगजनक अवस्था में ही बनते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अनशन काल में, है ना, भोजन प्राप्त न होने पर लिवर सेल्स में अनेक जो होती हैं ऑटोफेगी या स्वभक्षी रसधानियाँ बनती हैं और इन रसधानियों द्वारा सेल स्वयं अपने पदार्थ का भक्षण करती है। तो सामान्य कोशिकाओं में कोशिकांगों या ऑर्गेनेल्स का प्रतिस्थापन जो होता है स्वतः भोजिता की क्रिया द्वारा शीघ्रता से होता है। उदाहरण के लिए लिवर सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का अर्धकाल जो होता है 5 to 6 डे होता है, पर ऑक्सीजोम का 1 से 2 दिन होता है और राइबोसोम का लगभग 5 दिन होता है। यदि हम लाइसोसोम के ओरिजिन की बात करें तो लाइसोसोम के इसमें ओरिजिन के बारे में निश्चितता का ज्ञान नहीं है। इसके बारे में अलग अलग मत प्रस्तुत है। एक तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर ओरिजिन, इस मत के अनुसार लाइसोसोम जो होते हैं पिनोसाइटोसिस से प्राप्त राजधानी होते हैं और इस प्रकार प्राप्त पिनोसाइटोसिस जो होती हैं वैक्यूल जो होती हैं साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल में परिवर्तित होती हैं और इनमें एंजाइम क्रिया विकसित हो जाती है।
दूसरी मेथड जो होती है जिसमें कि ओरिजिन फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तो ये जो होती है इसमें लाइसोसोम का ओरिजिन जो होता है गोल्जी बॉडी से होता है। ये जाइमोजन कणिकाओं को निरूपित करता है। गोल्जी बॉडी इन रचनाओं का समान कार्य भी इस मत को दृढ़ता देता है। तो गोल्जी बॉडीज जो होती हैं रसधानियों में स्रावी पदार्थों का एकत्रित होकर लाइसोसोम का निर्माण करती हैं। तो इसके बाद में जो होता है ओरिजिन फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो नोविकोफ ने 1965 में उनके अनुसार क्या है, लाइसोसोम का निर्माण जो होता है डायरेक्ट रूप से ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। तो इनकी संकल्पनाओं के अनुसार क्या है, प्राथमिक लाइसोसोम को सेल का स्रावी उत्पाद माना जाता है। सेल के अन्य स्रावों की तरह यह स्राव भी राइबोसोम द्वारा संश्लेषित होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रवेश करता है। अंतिम जो होते हैं पैकेजिंग के लिए गोल्जी रीजन में पहुंचता है। गोल्जी रीजन में इस स्राव में विशिष्ट उत्पाद मिलाए जाते हैं जैसे एंटीजेनिक प्रोटीन तथा इनमें ग्लाइकोप्रोटीन पाए जाते हैं। इस प्रकार लाइसोसोम पदार्थों के एक्सपोर्ट के लिए उत्पादन के अन्य रूप को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स जो होते हैं इनके कई फंक्शन हैं। पहला है डाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल पार्टिकल, तो इनमें क्या होता है, सेल द्वारा जो होते हैं अंतर्ग्रहण किए भोजन के बड़े कणों का पाचन जो होता है वो लाइसोसोम द्वारा होता है। सेल इन कणों का परिग्रहण करके एक इनफोल्डिंग बनाती है जो कि सेल मेम्ब्रेन से पृथक होकर एक आंतरिक कोश का निर्माण करता है और इसे हम कहते हैं फेगोसोम्स। ये फेगोसोम्स जो होते हैं एक लाइपोसोम जो लाइसोसोम की ओर बढ़कर उसमें मिल जाता है जिसका लाइसोसोम में पाए जाने वाले एंजाइम द्वारा पाचन हो जाता है। तो पाचन क्रिया के पश्चात लाइसोसोम जो होते हैं पाचक रसधानी डाइजेस्टिव वैक्यूल या सेकेंडरी लाइसोसोम कहलाने लगते हैं। पाचन क्रिया के अवशिष्ट पदार्थ इस पाचक रसधानी में रह जाते हैं और ये रसधानी जो होती है सेल मेम्ब्रेन की ओर बढ़ना आरंभ करती है और विपरीत फेगोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस के द्वारा रेसिडुअल मटेरियल जो होते हैं सेल से बाहर निकाल दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन डाइजेशन ऑफ इंट्रासेल्युलर मटेरियल ऑफ ऑटोफेगी। तो कभी कभी क्या होता है कि ना स्वयं सेल के अंश अपने ही लाइसोसोम में प्रवेश कर जाते हैं और पचा लिए जाते हैं। तो इस क्रिया को हम कहते हैं ऑटोफैगी या स्वतः भक्षण। तो सेल में संश्लेषण के पश्चात जो होता है प्रोटीन्स वसाएं पॉलीसैकेराइड जो होते हैं विभिन्न रूपों में संचित रहते हैं। भूखे रहने या स्टार्वेशन के समय शारीरिक क्रियाओं का आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने के लिए उसी सेल के लाइसोसोम इन्हीं पदार्थों का पाचन करने लगते हैं। इस प्रकार स्वतः भक्षण में भी अंतःकोशिकीय पाचन की क्रिया संपन्न होती है और लाइसोसोम जो होते हैं संचित भोजन का इंटरसेल्युलर डाइजेशन करते हैं और आपात स्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है सेल्युलर डाइजेशन। तो जब कभी सेल की मृत्यु होती है तो लाइसोसोम की झिल्ली फटने से एंजाइम बाहर निकल आते हैं और डेड सेल्स का पाचन कर देते हैं। किसी सेल्स में ऑक्सीजन का प्रवाह अवरुद्ध होने पर, विषाक्त होने पर या बाह्य पदार्थों की अत्यधिक मात्रा होने पर इसके लाइसोसोम फट जाते हैं। इसकी समस्त अंतर वस्तुओं का पाचन कर लेते हैं। इस क्रिया को हम कहते हैं ऑटोलाइसिस या ऑटो डिसोल्यूशन, स्वविघटन कहते हैं। तो मेंढक के जो टेडपोल लार्वा की पूंछ जो होती है इनका स्वविघटन या ऑटो डिसोल्यूशन होता है। सेल की स्वलयनी क्रिया का एक उदाहरण है। तो मृत कोशिका की इसी विधि द्वारा हटाई जाती हैं डेड सेल्स। इस प्रक्रिया के अंतर्गत लाइसोसोम की झिल्ली के घुल जाने से सेल के साइटोप्लाज्म में एंजाइम मुक्त हो जाते हैं और शीघ्र ही इसे पचा लेते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे क्रोमोसोमल ब्रेक। तो लाइसोसोम में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज जो होता है एंजाइम पाया जाता है और ये एंजाइम क्रोमोसोम को तोड़कर उन्हें जो होता है रिकॉग्नाइज या जिसे पुनर्विन्यासित करते हैं और इस एंजाइम में दो जो होते हैं एक्टिव साइट्स जो होती हैं
पाई जाती हैं जो डीएनए के दोनों वलयों का विच्छेद करते हैं। इस प्रकार के गुणसूत्रों के विच्छेदन को हम पृथक्कृत गुणसूत्रों पर इस एंजाइम की कार्यविधि द्वारा प्रायोगिक तौर पर देखते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे टू हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के समय जो होता है स्पर्म अपने शीर्ष पर स्थित एक्रोसोम द्वारा एक लाइसोसोमी एंजाइम्स स्रावित करता है और इसे हम कहते हैं हाइएलुरोनिडेज। तो इसे कहते हैं हाइएलुरोनिडेज कहा जाता है, जो अंडाणु के चारों ओर उत्तक को घोलकर स्पर्म के अंडाणु में प्रवेश करने में सहायता करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑस्टियोजेनेसिस, अस्थि जनन या तो कार्टिलेज की बोन में परिवर्तन के समय विशेष प्रकार की ओस्टियोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं एक पदार्थ का स्रावित करती हैं और ये पदार्थ जो होता है कार्टिलेज के मैट्रिक्स का इरोजन करके अस्थि के निर्माण में सहायक होता है। नेक्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, टू हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। नोविकोव और एस्नर नामक वैज्ञानिक ने 1960 में लाइसोसोम का प्रोटीन संश्लेषण में संभावित योगदान का पता लगाया। सिंह ने 1972 में प्रोटीन संश्लेषण और लाइसोसोमी क्रियाशीलता को निरूपित किया। बर्ड्स में यकृत और अग्नाशय की सेल्स में प्रोटीन संश्लेषण और मेटाबॉलिक रिएक्शन के समय लाइसोसोम को अधिक सक्रिय देखा गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिमूवल ऑफ डेड सेल्स, मृत कोशिकाओं का अपहरण। तो इसके लिए साइंटिस्ट जो थे हिर्श और कॉन जो थे, इन्होंने 1964 में इनके अनुसार टिश्यू में से मृत कोशिकाओं को विस्थापित करने का कार्य करते हैं। इन सेल्स में लाइसोसोमी झिल्ली जो होती है फट जाती है। इसके उपरांत लाइसोसोम से एंजाइम निकल आते हैं और संपूर्ण कोशिका का पाचन हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे लाइसोसोम्स एंड डिसीज। तो बाहरी वातावरण से श्वसन के समय सिलिका, एस्बेस्टस और अन्य पदार्थ जो होते हैं फेफड़ों में एकत्रित होकर सूजन ले आते हैं और जिससे लाइसोसोम की झिल्लियाँ फट जाती हैं। इस प्रकार होने वाले अपघटन या डिग्रेडेशन से फेफड़ों में जलन होती है। रुधिर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने पर यह शरीर के जोड़ों में जमा होने लगता है जिससे गाउट रोग हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे लाइसोसोम्स एंड कैंसर। तो ऐसा माना जाता है कि क्रोमोसोम की असमानता या जो कहते हैं एबनॉर्मेलिटी और उनकी ब्रेकेज से क्या होता है कैंसर होता है। यह विखंडन लाइसोसोम में उपस्थित सक्रियता के कारण होता है। तो मैलिग्नेंट सेल्स में जो होती हैं एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे मनुष्य में क्रोमोसोम 21 में होने वाले जो होते हैं डिलीशन से विलोपन से क्या होता है रुधिर कैंसर जो होता है, माइलॉइड जो होता है, ल्यूकेमिया है ना, ब्लड से कैंसर जो होता है पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने लाइसोसोम के बारे में बात की है ना। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।